हेलो गाइस, तो मैं पवन गुप्ता और आज एक नए टॉपिक के साथ वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में कुछ जानने वाले हैं। तो वैद्युत आवेश क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वैद्युत आवेश होता क्या है। तो पहले ये जान लेते हैं वैद्युत आवेश होता क्या है। वैद्युत आवेश वो होता है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक प्लस क्यू कूलम आवेश, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस। आप लोगों ने ये देखा होगा कि अगर हमारे जो प्लस होते हैं या प्लस माइनस होते हैं, माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होते हैं, तो ये जो आवेश होते हैं ये सजातीय आवेश होते हैं और ये होते हैं ये विजातीय आवेश होते हैं। आप लोग देख रहे होंगे सजातीय आवेश और विजातीय आवेश, तो ये क्या होते हैं। तो अगर सजातीय आवेश होते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। इसमें इंग्लिश में इसको कहते हैं कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और हिंदी में इसको कह देते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। अगर हमारे विजातीय आवेश होते हैं कि एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित यानी कि अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा कैसे बन सकती है। तो जब एक कोई वस्तु होती है, यानी ये कोई वस्तु है, एक दूसरी वस्तु है, जब ये इसके पास जाती है तो या तो ये रिपल करती है या इसको अट्रैक्ट करती है। यानी इसका मतलब ये होता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु को या तो अट्रैक्ट करती है या रिपल यानी कि आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित। तो हाँ, हमारी परिभाषा इसी प्रकार की हो जाती है कि जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है तो इस गुण को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। और जो हमारा वैद्युत आवेश होता है वो गाइस दो प्रकार का होता है। नंबर एक ऋण आवेश और एक होता है हमारा धनावेश। तो हमारे ये दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक होता है ऋणावेश और एक होता है धनावेश। तो क्या होता है ऋणावेश और क्या होता है धनावेश, तो हम ये जान लेते हैं। जो हमारा ऋणावेश होता है इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। क्या होती है? इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो अगर हम इसकी परिभाषा सिंपल सी बनाएं तो ऋणावेश उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, उसे हम ऋणावेश कहते हैं। और धनावेश किसे कहते हैं? जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है वहां पर धनावेश होता है। तो सिंपल सी हम जान चुके हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो एक बार हम रिपीट कर देते हैं। वैद्युत आवेश वह होता है जो एक वस्तु दूसरी वस्तु को या तो आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। और वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक ऋणावेश, एक धनावेश। तो ऋणावेश कहा होता है? जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वहां पर ऋणावेश होता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां पर धनावेश होता है। तो आप सिंपल सा समझ गए होंगे कि ऋणावेश और धनावेश क्या होता है। तो आइए हम समझ लेते हैं कि वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। तो देखते हैं आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। तो जैसा कि इसका नाम है कि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, तो हम देख लेते हैं कि आवेश ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। और जो आवेश का मात्रक होता है, आवेश का जो मात्रक होता है वो गाइस कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है?
कूलाम होता है, और जो हमारे कूलाम की विमा होती है, जो कूलाम की विमा होती है वो हमारी 80 होती है। क्या होती है गाइस? 80 होती है। अगर हम देखेंगे कि वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, जो हमारा एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होता है, जिसे हम एसआई पद्धति भी कहते हैं और हिंदी में से अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहा जाता है। और एक हमारी दूसरी पद्धति है जिसका नाम होता है सीजीएस पद्धति। उसमें जो हमारे आवेश का मात्रक होता है वो क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है। स्टेट कूलाम, या कोई कोई कह देता है कि इसका मात्रक ESU होता है। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो आप जान चुके होंगे कि जो आवेश का मात्रक होता है वो कूलाम होता है और उसकी विमा 80 होती है, और जो हमारा सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है वो स्टेट कूलाम या ESU होता है। तो आइए हम जान लेते हैं कि ESU क्या होता है। तो हमारा ESU होता है, जो हमारा एक कूलाम होता है, एक कूलाम में 3 × 10⁻⁹ 3 × 10⁻⁹ क्या होते हैं? इसमें ESU होते हैं। क्या होते हैं? ESU होते हैं। और हमारा एक मात्रक होता है, कौन? चुंबकीय मात्रक होता है, वो होता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में क्या होता है। तो कोई कोई पूछ देता है कूलाम, ESU व EMU में क्या संबंध है। तो क्या होता है? तो देखते हैं, एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ बराबर 1/10 होता है। इसका अगर हम संबंध ज्ञात करें तो इसका संबंध ये होता है। और हम जान लेते हैं कि इसमें और आगे अपन लोगों को क्या पढ़ना है। तो हम देखते हैं सिंपल सा, इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल कूलाम का नियम। क्या? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है और कूलाम क्या बता चुके हैं। तो कूलाम ने बताया था, और कूलाम अगर कोई पूछे इन्होंने किस संबंध में नियम दिया था, तो कूलाम ने बल संबंध में नियम दिया था, बल संबंधी नियम दिया था। तो हम कह सकते हैं कि बल को F से प्रदर्शित करते हैं। अगर उन लोगों ने कहा था कि अगर दो आवेश हैं, अगर दो आवेश हैं तो इनके बीच की कुछ दूरी भी होगी। उन लोगों ने क्या कहा था, इसको आवेश हम Q1 नाम दे देते हैं, इसका नाम हम Q2 दे देते हैं, और इनके बीच की दूरी भी कुछ होगी। तो उन लोगों ने कहा था ये दो आवेश हैं, ये स्थिर बिंदु आवेश हैं। क्या हैं? ये स्थिर बिंदु आवेश हैं। ये स्थिर बिंदु आवेश हैं। कैसे हैं? स्थिर बिंदु आवेश। तो उन लोगों ने कहा था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। उन लोगों ने क्या कहा था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या गाइस? हम बोल रहे हैं कि उन लोगों ने क्या कहा था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन लोगों ने कहा था कि A+ का या A- का या A+ का और A+ का भी हो सकता है। अगर ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अगर प्लस और प्लस है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे को रिपल करेंगे। अगर आप लोग देख रहे होंगे कि प्लस और माइनस होता है जो एक दूसरे को आकर्षण या फिर अट्रैक्ट करता है। तो उन लोगों ने क्या कहा था, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और जो उनके बीच की दूरी थी तो उन लोगों ने कहा था जो F ∝ 1/r²,
और उन लोगों ने कहा था कि जो f होता है उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब हम इसको समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड देते हैं और जब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ते हैं तो कुछ हमको इस प्रकार प्राप्त होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और हम देखेंगे कि जो प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या होगा, तो हम देखेंगे F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जो हमारा K का मान होता है वो यहाँ पर K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो हमारा मान होता है वो होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। और हम देखते हैं कि जब इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो कुछ हमको इस प्रकार प्राप्त होगा। जब हम इसको कुछ और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? F बराबर 1/4 पाई, इसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। और जो हमारा आगे होगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा सिंपली पूरा कूलम का नियम आ गया है। और हम देखेंगे कि यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसको क्या कहते हैं? इसको निर्वात की वैद्युतशीलता कहा जाता है। निर्वात की वैद्युतशीलता कहा जाता है। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो हम इंग्लिश में इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर एंड वैक्यूम, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। और जो हमारी आर होती है वो होती है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। और जो हमारे होते हैं ये आवेश होते स्थिर बिंदु आवेश होते हैं। जैसा कि लोगों ने कि हम परिभाषा बताई थी, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम ये जान लेते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। तो देखते हैं एप्सिलॉन नॉट का अगर हम यहाँ से मात्रक निकालें तो क्या होता है। अगर हम यहाँ से इसका मात्रक निकालेंगे तो आप लोग देखेंगे कि 1/4 पाई Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। आप लोगों को सिंपली ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो एप्सिलॉन है अगर इसका इसमें मल्टीपल होगा तो यहाँ आ जाएगा। और जो आप अपना 1/4 पाई है ये क्या है? कांस्टेंट है। तो ये डायमेंशन लेस यानी कि विमाहीन होता है, ये विमाहीन होता है। तो हम देखते हैं सर्वप्रथम इसका सूत्र क्या होता है और फिर इसकी विमा निकालेंगे, विमा क्या होती है। तो हम सिंपली हम देख रहे होंगे कि जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है अगर हम इसका मात्रक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? Q यानी आवेश, Q यानी आवेश और Q यानी आवेश, आवेश गुणा आवेश यानी कि आवेश का स्क्वायर। सिंपली आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि आवेश 1 इंटू आवेश 2, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी आवेश और आवेश दोनों थे तो आवेश, लेकिन अगर दो हैं तो इनका नाम Q1 और Q2 दे दिया। और जिस प्रकार अगर इसका हम मात्रक निकालेंगे तो इसका मात्रक होगा कूलम इंटू कूलम, यानी कि कूलम का स्क्वायर अपॉन में क्या होगा? F यानी कि न्यूटन, F यानी कि न्यूटन और R स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर। तो सिंपली आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है वो सिंपली निकल के आया कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जैसा कि हम प्रीवियस कक्षाओं में यानी प्रीवियस लेक्चरों में पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में कि विमा कैसे निकाली जाती है, तो हम देखेंगे कि कूलम की जो विमा होती है वो AT होती है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो AT का वर्ग अपॉन जो हमारा न्यूटन की विमा होती है वो न्यूटन की विमा mL/T-2 होता है। और जो हमारी मीटर की होती है वो L2 होती है। और अगर हम इसको सिंपली सॉल्व करें तो इसकी जो विमा आएगी
वो ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम एल 3 की पावर -2। अगर सिंपली इसको हम और सॉल्व करें तो हमारी विमा आ जाएगी m-1 L-3 T4A2। देख लीजिए आप, जो हमारी एप्सिलॉन नॉट की विमा है वो हमारी विमा आ चुकी है m-1 L-3 T4 और A2। और हम इसके बाद देखने वाले हैं कि हमारा जो और आगे क्या होता है। तो हम देखेंगे